वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग क्या किया जाता है, त्रिकोणमिति का उपयोग क्या किया जाता है। अनुप्रयोग एप्लीकेशंस का मतलब होता है उपयोग। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों पर यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर, तो त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये प्राचीन काल से हमारे कई कामों में आती है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और सबसे ज़्यादा काम इसका आया है खगोलिकी में। किसमें? खगोलिकी। खगोलिकी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी। एस्ट्रोनॉमी या खगोलिकी का मतलब होता है जो खगोल शास्त्र से संबंधित है। खगोल यानी अंतरिक्ष से संबंधित है। यानी जब हम पृथ्वी और तारों के बीच में, पृथ्वी और विभिन्न ग्रहों के बीच में दूरी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम त्रिकोणमिति का उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। खगोलिकी के अलावा, एस्ट्रोनॉमी के अलावा भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, भूगोल, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी, भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर त्रिकोणमिति का काफ़ी उपयोग किया जाता है। भूगोल के अलावा नौ संचालन, समुद्र के जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज जो होते हैं, उनका जो संचालन होता है उसको नौ संचालन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेविगेशन। NAVIGATION। नेविगेशन के अंदर भी त्रिकोणमिति का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मानचित्र बनाने में, मैप बनाने में,
मानचित्र निर्माण में भी त्रिकोणमिति के जो नियम होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो नियम होते हैं, उनका काफ़ी महत्व होता है। यहाँ पर हम आपको एक विशेष यंत्र के बारे में बता दें। एक विशेष यंत्र होता है, उसका नाम है थियोडोलाइट। ये जो यंत्र है एक प्रकार का सर्वेक्षण यंत्र है, सर्वे करने का एक यंत्र है। और ये जो यंत्र है ये त्रिकोणमिति के सिद्धांतों पर, त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है। और इसी यंत्र की सहायता से थियोडोलाइट, ये जो यंत्र है, इसी यंत्र की सहायता से 1852 में विश्व के सबसे बड़े पर्वत की खोज की गई, यानी माउंट एवरेस्ट की खोज की गई। माउंट एवरेस्ट जो है उस पर्वत की खोज किस यंत्र की सहायता से की गई थी? थियोडोलाइट 1852 में की गई थी। और ये जो थियोडोलाइट यंत्र है ये त्रिकोणमिति के सिद्धांतों पर ही आधारित है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हमारा त्रिकोणमिति जो होती है उसके बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग हैं, बहुत ज़्यादा उसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा उसके उपयोग हैं। त्रिकोणमिति का महत्व क्या है ये हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित दो महत्वपूर्ण दिशाओं पर, दो महत्वपूर्ण डायरेक्शंस पर। जब भी हम दिशाओं की या डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? हमारे दिमाग में आती है पूर्व यानी ईस्ट, पश्चिम यानी वेस्ट, उत्तर यानी नॉर्थ और दक्षिण यानी साउथ। ये चार दिशाएं हमारे दिमाग में आती हैं। ठीक है, चार दिशाएं हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन त्रिकोणमिति के हिसाब से अगर हम देखें तो इन चार दिशाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। एक क्षैतिज दिशा हॉरिजेंटल डायरेक्शन और नंबर 2 ऊर्ध्वाधर दिशा वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, क्षैतिज दिशा या हॉरिजेंटल डायरेक्शन का मतलब क्या है? ये जो पूर्व और पश्चिम है, पूर्व और पश्चिम को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम क्षैतिज रेखा या हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। इसको हम क्षैतिज लाइन या हॉरिजेंटल लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हॉरिजन्स को मिलाती है, यानी ध्रुवों को मिलाती है। ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अन्य शब्दों में हम समझें तो सूर्यास्त, जैसे एक तरफ हम देखते हैं कि पूर्व के अंदर से सूर्य निकलता है और पश्चिम के अंदर सूर्यास्त होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त, सनराइज और सनसेट जहां पर होते हैं, उन दोनों लाइनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, जो क्षितिजों को मिलाती है। क्षितिज यानी जहां से हमें सूरज उगता हुआ और डूबता हुआ महसूस होता है, उनको हम क्षितिज बोलते हैं। ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज दिशा का मतलब हो गया पूर्व और पश्चिम की जो दिशा है उसको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, जैसे कि और ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब क्या होता है? उत्तर दक्षिण वाली जो रेखा होती है, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम ऊर्ध्वाधर दिशा या वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा, स्टैंडिंग, और क्षैतिज का मतलब होता है आड़ा, स्लीपिंग। ये स्लीपिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन। जब भी क्षैतिज रेखा खींचनी हो हमें तो एक स्लीपिंग लाइन खींचनी होती है, बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी। और जब भी हमें वर्टिकल लाइन खींचनी हो तो खड़ी लाइन खींचनी होती है। ठीक है, जैसा कि ग्राफ में अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हमने पढ़ी थी, जब हमने देखा था कि दो तरह की एक्सिस होते हैं, दो तरह के अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है, जो कि आड़ा होता है,
इस एक्सिस को हम बोलते हैं क्षैतिज दिशा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन। और जो वाई एक्सिस होता है, वाई अक्ष होता है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल, वो वर्टिकल होता है। एक्स एक्सिस क्षैतिज होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिशाओं के बाद अब हम बात करते हैं क्षैतिज रेखा की, हॉरिजेंटल लाइन की। देखिए, क्षैतिज डायरेक्शन हमने क्या बताई थी, हॉरिजेंटल डायरेक्शन हमने क्या बताई थी, क्षितिजों को मिलाने वाली जो डायरेक्शन थी वो क्षैतिज रेखा थी, क्षैतिज डायरेक्शन थी, हॉरिजेंटल डायरेक्शन थी। ठीक है, तो क्षैतिज दिशा, हॉरिजेंटल रेखा क्या होती है, हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्षैतिज दिशा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अनुदिश यानी अलोंग, ये हॉरिजेंटल दिशा है, लाइन में दिखा हुआ है, इसके अनुदिश यानी इसके अलोंग जो रेखा खींची जाती है उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। जब भी हमसे कोई कहे कि क्षैतिज रेखा, इसका मतलब इस तरह की आड़ी लाइन जो है ये है। ठीक है, क्षैतिज रेखा का मतलब समझ गया। क्षैतिज रेखा का मतलब है क्षैतिज दिशा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अनुदिश अलोंग खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्षैतिज रेखा के बाद में अब हम बात करेंगे दृष्टि रेखा पर। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब सवाल उठता है दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट क्या चीज होती है, लाइन ऑफ साइट क्या चीज होती है। देखिए, कोई भी बिंब हो, बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, बिंब को मतलब होता है कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट। किसी भी बिंब, किसी बिंब एवं प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, प्रेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वर। प्रेक्षक या ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो वो व्यक्ति जो कि देख रहा है, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि प्रेक्षण कर रहा है। ठीक है, प्रेक्षक का मतलब कोई व्यक्ति से है। ठीक है, किसी बिंब एवं प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, देखने वाला व्यक्ति की आंखों के बीच खींची गई जो रेखा होती है उस रेखा को हम दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं, किसी बिंब, मान लीजिए कोई बिंब है, कोई वस्तु है, एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, तो ये एरोप्लेन और प्रेक्षक, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे इस बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर मतलब वो व्यक्ति जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि देख रहा है। यहाँ पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, यहाँ पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति इस प्लेन को देख रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो प्रेक्षक है, इसकी आंख यानी ये जो बिंदु है यहाँ से, और जो वस्तु है, जो बिंब है, जो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच जो रेखा खींची गई है, इस रेखा को, ये जो रेखा है ऑरेंज कलर की जो रेखा है, ये केसरिया रंग की जो रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ठीक इसी तरह से देखिए, यहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति इस कार को देख रहा है, तो कार एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और ये जो प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, इन दोनों की, प्रेक्षक की आंख और कार के बीच में जो खींची गई रेखा है, इस रेखा को हम दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ठीक है, तो दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट का मतलब समझ में आया। दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट का मतलब है कोई भी बिंब हो, किसी बिंब यानी किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु एवं प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, यानी जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी आंख के बीच में खींची गई जो रेखा है, उस रेखा को हम दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट कहते हैं। आई बात समझ? ठीक है, देखिए, दृष्टि रेखा का मतलब तो हो गया
जहां से हम दृष्टि ले रहे हैं, ऑब्जर्वर की आंख और वस्तु जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके बीच की जो रेखा है वो हमारी दृष्टि रेखा होती है। और क्षैतिज रेखा के बारे में क्या बताया था हमने? क्षैतिज दिशा के अनुदिश खींची गई जो रेखा होती है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे इस चित्र के अंदर जो हरी लाइन नजर आ रही है ये हमारी क्या है? क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन। और दृष्टि रेखा कौन सी हो गई? इस बिंदु से और प्लेन तक की दूरी, और इस बिंदु से इस कार तक के बीच की दूरी, इस रेखा को जो मिला, इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो दृष्टि रेखा है। ठीक है, दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट, इन दोनों पर चर्चा के बाद में अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? अब हम बात करेंगे उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एवं अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। सवाल उठता है कि उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? उन्नयन कोण या अवनमन कोण, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब दृष्टि रेखा का मतलब हमने बताया था, क्या बताया था? जो ऑब्जर्वर है उसकी आंख और ऑब्जेक्ट जो है उन दोनों को मिलाने वाली, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की जो आंख है, प्रेक्षक की जो आंख है, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं? क्षितिजों को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज दिशा जो होती है उसके अनुदिश जो रेखा खींची जाती है, क्षैतिज दिशा के अलोंग जो रेखा खींची जाती है, आड़ी रेखा जो होती है, उस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा, जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, अगर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो दोनों से बनने वाला जो कोण है, देखिए हमने दो बातें बताई थी आपको। एक तो क्षैतिज रेखा, तो इस चित्र के अंदर देखिए ये हरी वाली जो लाइन थी ये हमारी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का मतलब क्षैतिज दिशा के अनुदिश खींची गई जो आड़ी लाइन है, जो स्लीपिंग लाइन है, लेटी हुई जो लाइन है, इस लाइन को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये क्षैतिज रेखा, ठीक है। जब दृष्टि रेखा का मतलब अगर इस बिल्डिंग पे यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ से इस एरोप्लेन को देख रहा है, तो एरोप्लेन और ये जो प्रेक्षक है, ये जो ऑब्जर्वर है, इसकी आंख, इन दोनों को बीच में मिलाने वाली जो रेखा है, ये ऑरेंज कलर की जो हमने रेखा बनाई है, इस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, देखिए साफ नजर आ रही है ऑरेंज वाली लाइन ऊपर है, हरी लाइन से ऊपर है कि नहीं? दो कंडीशन आ रही है। दृष्टि रेखा जो है क्षैतिज रेखा से ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। नीचे कार वाली पोजीशन के अंदर ये नीचे है। तो जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, कंडीशन नंबर 1, तो इस दिशा के, इस कंडीशन के अंदर जो कोण बनता है, कोण कैसे बनता है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के माध्यम से जो कोण बनता है, उस रेखा को, उस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे होती है, जैसा कि दूसरी कंडीशन में, तो दोनों रेखाओं से बनने वाला जो कोण है वो अवनमन कोण कहलाता है। वो
क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी इसमें समझने वाली बात यह है कि एक तो होती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट और कोई प्रेक्षक है, उसकी आंख है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट और प्रेक्षक की जो आंख है, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा होती है क्षैतिज रेखा, यानी हॉरिजेंटल जो दिशा होती है, क्षैतिज जो दिशा होती है, उसके अलोंग, उसके अनुदिश जो रेखा खींची जाती है उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में हरे रंग की जो रेखा है वो क्षैतिज रेखा है। ठीक है, तो जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों रेखाओं से बनने वाला जो कोण है वो उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, और जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे हो, जैसा कि इस दूसरी कंडीशन में है, कार वाली कंडीशन में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से बनने वाला जो कोण होता है वो अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो तरह के कोण होते हैं, एक होता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVATION, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उन्नयन कोण में क्या होता है? दृष्टि रेखा जो होती है वो क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है। अवनमन कोण में क्या होता है? दृष्टि रेखा जो होती है वो क्षैतिज रेखा से नीचे होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये तो बात हो गई हमारी उन्नयन कोण की, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन की, और अवनमन कोण की, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस अध्याय में हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के प्रयोग से, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं उनके प्रयोग से वस्तुओं की ऊंचाई यानी हाइट और दूरियां यानी डिस्टेंस ज्ञात करने पर। इस अध्याय में हम किस पर बात करेंगे? इस अध्याय में हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के माध्यम से, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के माध्यम से वस्तुओं की ऊंचाई, वस्तुओं की हाइट और दूरियां, डिस्टेंस, उनको ज्ञात करने पर। लेकिन उससे पहले हमें तीन बातों को दोहराना होगा। ये तीन बातें कौन सी हैं? नंबर 1, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का नामांकन। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल जो होता है, उसकी जो भुजाएं हैं, उसकी जो साइड्स होती हैं, उनका नामांकन हम किस प्रकार करते हैं, इस बात को हमें दोहराना पड़ेगा। पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, दूसरी बात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और उनका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी जो 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मालूम होने चाहिए और उनका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए। तीसरी चीज हमें क्या दोहरानी होगी? तीसरी चीज हमें दोहरानी होगी विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। स्पेसिफिक एंगल्स की जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे, उनकी जो सारणी थी, उस सारणी को हमें दोहराना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इन तीनों बातों को पहले तो हम दोहरा लेते हैं। दोहराने के बाद में फिर हम बात करेंगे इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के माध्यम से वस्तुओं की ऊंचाई और दूरियां कैसे ज्ञात की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नामांकन। जहां तक बात समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नामांकन की है,
तो समकोण त्रिभुज, राइट ट्राइंगल की जो भुजाएं हैं उनका नामांकन कैसे किया जाता है? देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण यानी 90 डिग्री का हो। ठीक है, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का नामांकन कैसे करते हैं हम? पहली चीज, मान लीजिए इसको हम ए बी सी मान लें इस त्रिभुज को। ठीक है, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यानी बी पर बनने वाला कोण, ये कितना है? 90 डिग्री है, समकोण है। तो ये बी के सामने वाली जो भुजा है, 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपो HYPOTENUS, हाइपोटेनियस, और इसको शॉर्ट के अंदर H से प्रदर्शित कर देते हैं, हाइपोटेनियस या कर्ण। हाइपोटेनियस या कर्ण, हाइपोटेनियस या कर्ण कौन सी भुजा होती है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा। ठीक है, अब और भुजाओं की बात करें, बाकी जो दो भुजाएं बच गई वो कौन कौन सी होंगी? एक भुजा को हम लंब बोलेंगे यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे, और दूसरी भुजा को हम आधार या बेस बोलेंगे। अब कौन सी भुजा परपेंडिकुलर होती है, कौन सी भुजा बेस होती है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? संदर्भ कोण पर, एंगल ऑफ रेफरेंस पर। मतलब हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं? हम क्या सी कोण के बारे में बात कर रहे हैं? अगर सी कोण के संदर्भ की बात कर रहे हैं तो लंब अलग होगा, और अगर ए कोण की बात कर रहे हैं तो लंब अलग होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कोण सी की बात कर रहे हैं, कोण सी की, हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस एंगल जो है हमारा, संदर्भ कोण जो है वो सी है। तो सी के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, वो लंब होती है। संदर्भ कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। और शेष भुजा जो बच जाती है वो आधार या बेस कहलाती है। आधार या बेस को हम स्मॉल बी से, BASE बेस, उसको स्मॉल बी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ? तो हमने क्या बात बताई? हमने बताई कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण या हाइपोटेनियस कहते हैं, और शॉर्ट में इसको H लिखते हैं। दूसरी बात हमने बताई कि जो संदर्भ कोण है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर या लंब। हिंदी में बोलते हैं लंब, अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और शॉर्ट में लिखते हैं P। ठीक है, और तीसरी भुजा जो त्रिभुज की बच जाती है उस भुजा को हम बेस या आधार बोलते हैं, और उसको अंग्रेजी के स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नामांकन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम याद करते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों और उनके अर्थ को, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके मीनिंग को, उसके अर्थ को। देखिए, हम पिछली प्रश्नावली में आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता चुके हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके बारे में बता चुके हैं। हमने आपको बताया था कि कुल मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को हम बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे को बोलते हैं कॉस थीटा, तीसरे को बोलते हैं टेन थीटा, चौथे को बोलते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। फिर पांचवे को बोलते हैं सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है SEC, सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कुल मिलाकर के ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, इनका अर्थ बताने के लिए, इनका मतलब ज्ञात करने के लिए हमने आपको
फार्मूला बताया था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फार्मूला बताया था। अंग्रेजी में हमने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, और हिंदी वालों को हमने कहा था लाल बटा कक्का LAL KA। ठीक है, याद आया? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल या लाल बटा कक्का, हमने दो फार्मूले आपको बताए थे और दोनों ही याद करने के लिए हमने कहा था। देखिए यहां पे P का मतलब है परपेंडिकुलर, L का मतलब हम कह देंगे लंब, हिंदी में बोल रहे हैं लंब, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं हिंदी में, इसलिए L लिख दिया हमने। B का मतलब है बेस यानी आधार, हिंदी वालों ने, हिंदी के लिए हमने A लिख दिया, A आधार से A, ठीक है। और H का मतलब है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, हिंदी वालों ने K कर्ण को K डायरेक्ट K लिख लिया है अपन, ठीक है। आई बात समझ में? तो यानी हिंदी के लिए अगर बात करें तो L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण। अंग्रेजी वालों के लिए अगर बात करें तो P का मतलब है परपेंडिकुलर यानी लंब, H का मतलब है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और बेस B का मतलब है बेस यानी आधार, ठीक है। अब इस फार्मूले में क्या था, P/A, ये P/H ये तो होता था साइन थीटा। इसमें दो चीजें हैं, देखिए एक तो इस तरह से चलना है हमारे को, एक तो इस तरह से P/H, B/H और P/B। तो P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें कोई संदर्भ कोण है थीटा, इसके सामने वाली भुजा हो गई हमारी परपेंडिकुलर यानी लंब, और तीसरी भुजा हमारे पास में बेस हो ही गई, ठीक है। और इनको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए A B और C, इस त्रिभुज को नाम दे दिया ABC, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर ये वाली भुजा, साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया भुजा AC और हाइपोटेनियस का मतलब हो गया भुजा BC। तो भुजा AC और BC का जो अनुपात है, जो रेशो है, इस रेशो को हम कहते हैं साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा की बात करें तो बेस B/H, बेस क्या है, आधार क्या है इस चित्र में, AB, यानी AB जो भुजा है उसका अनुपात, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण, कर्ण क्या है BC, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से टेन थीटा, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AC, बेस कितना है AB। तो AC/AB जो भुजा है, इन दोनों का जो अनुपात है, AC भुजा का और AB भुजा का, इन दोनों का अनुपात कहलाता है टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब कोसेक थीटा किसको कहते हैं, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा है P/H, अगर H/P हम कह दें, H/P हम कह दें, यानी BC/AC हम लिख दें, BC/AC, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। इसी तरह से सेक थीटा की अगर हम बात करें तो सेक थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा कितना है B/H, तो अगर हम H/B लिख दें, H/B लिख दें, यानी AB/BC की जगह BC/AC लिख दें, BC/AB लिख दें, तो ये हमारा हो गया सेक थीटा, इसका मतलब हो गया सेक थीटा।
इसी तरह से कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा है पी बाई बी, अगर हम बी बाई पी लिख दें, बी बाई पी लिख दें तो ये टेन थीटा हो जाएगा। बी बाई पी यानी बी बाई पी यानी ए बी बाई ए सी लिख दें, ए बी बाई ए सी ये लिख दें, ए बी बाई ए सी अगर ये लिख दें बी बाई पी, तो ये जो अनुपात है इसको हम बोलेंगे कॉट थीटा। याद आ गया आपको सब कुछ? तो हमें ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और उनका मतलब मालूम होना चाहिए, और ये दो फार्मूले याद होने चाहिए। कोई सा भी एक याद कर सकते हो, दोनों याद करो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। P बाई एच, P बाई एच करोगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। B बाई एच करोगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। P बाई बी करोगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा। उल्टा चलोगे अगर उल्टा चलोगे तो टेन थीटा का उल्टा यानी B बाई पी करोगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। H बाई बी करोगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और H बाई पी करोगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, याद रहेगा ये फार्मूला? चलिए अब हम याद करेंगे विशिष्ट कोणों के, स्पेसिफिक एंगल्स के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है उसके ऊपर। देखिए हमने विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बताई थी आपको पिछले प्रश्नावली के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर, और उसको बनाना भी सिखाया था हमने आपको। बनाना कैसे सिखाया था हमने कि उसमें कुछ नहीं करना था हमें, सबसे पहले साइन थीटा के मान मालूम होने चाहिए हमें। अब साइन थीटा के मान कैसे मालूम करेंगे? कुछ नहीं करना था उसके अंदर, जीरो से लेकर के 0, 1, 2, 3 और 4, 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद में प्रत्येक के अंदर 4 का भाग लगा देना है, प्रत्येक के अंदर 4 का डिवाइड कर देना है, और उसके बाद में प्रत्येक का वर्गमूल निकाल देना है, प्रत्येक का अंडर रूट निकाल लेना है। ये 3 स्टेप करनी है। इन 3 स्टेप को करने से हमें जो साइन होता है उसके अलग अलग कोणों के, उसके जो विशिष्ट कोण हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन। साइन मतलब लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसके विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं? पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री और पांचवा है 90 डिग्री। ये जो 5 कोण हैं, विशिष्ट कोण हैं, इनके मान हमें ज्ञात हो जाते हैं। कैसे ज्ञात हो जाते हैं? देखिए 4 में 0 का भाग लगाएंगे और अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास में साइन 0 का मान आएगा 0। ठीक है, 1/4, इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 4 का अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, फिर 2/4 लिखा हुआ है, तो 2/4 को हम काट के लिखेंगे तो ये 1/2 आएगा, 1/2। और 1/2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1/√2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 3/4 का रूट करना है तो 3 का रूट तो √3 हो जाएगा, और 4 का रूट हो जाए, वर्गमूल हो जाएगा 2, तो √3/2 हो गया। और 4/4 का मतलब 4 को 4 से काट दिया, 1 आ गया। 1 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो वो 1 ही होगा, 1 होगा। तो ये हमारे साइन के मान आ जाते हैं, साइन के मान आते हैं। साइन 0 का मान आ गया, साइन 30 का मान आ गया, साइन 45 डिग्री का मान आ गया, साइन 60 का आ गया और साइन 90 का आ गया। ये साइन वाले मानों को हम इस सारणी में सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लिया हमने, साइन 0 का लिख लिया, साइन 30 का लिख लिया, साइन 45 का लिख लिया, साइन 60 का लिख लिया, साइन 90 का लिख लिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, साइन के जो मान हैं इनको उल्टे क्रम में वापस से लिख देते हैं। यानी 1 को लिख दिया सबसे पहले 0 वाली जगह पर, फिर √3/2 को लिख दिया 30 डिग्री वाली जगह पर,
फिर 1/√2 को 45 डिग्री वाली जगह पर रहने दिया, फिर 1/2 लिख लिया और फिर 0 लिख दिया। इस तरह से सारणी में वापस से हमने उल्टे क्रम में वापस से इसको जमा दिया। ठीक है, जमा दिया तो हमारे कॉस के मान भी हमारे को मालूम चल गए। इसके बाद में क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा में अगर कॉस थीटा का भाग लगा दें तो टेन थीटा के मान आ जाते हैं। जब हम साइन थीटा में कॉस थीटा के मान लगाते हैं, भाग लगाते हैं, तो हमें टेन थीटा के मान मालूम चलते हैं। तो साइन थीटा, साइन 0 के अंदर कॉस 0 यानी 1 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में 0 आ जाएगा। इसी तरह सारे मान हमें टेन थीटा के मालूम चल जाएंगे। ठीक है, अब टेन थीटा के जो मान हैं, अगर टेन थीटा के मानों को हम उल्टे क्रम में लिख दें वापस से, तो हमें ये कॉट थीटा के, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, अब कॉसेक थीटा, हम जानते हैं कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। यानी कॉसेक थीटा का मतलब है कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो अगर साइन थीटा के जितने भी मान हैं उनको हम 1 करके लिख दें और जो वैल्यू आएगी वो कॉसेक थीटा के मान आ जाएंगे। ठीक है, और जब कॉसेक थीटा के जो मान आ जाएं उनको हम जब उल्टे क्रम में लिख देंगे वापस से, तो हमें सेक थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो हमारे टेबल बनाने का तरीका है। ये सारे मान हमें याद होने चाहिए, टेबल बनाना हमें आना चाहिए। ठीक है, ये टेबल बड़े काम की है, इस प्रश्नावली में काफी काम आएगी ये टेबल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे टेबल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के प्रयोग से। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं हम जानते ही। वस्तुओं की ऊंचाई, हाइट और दूरियां ज्ञात करने पर। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग करके हम किसी वस्तु की ऊंचाई या उसकी दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि कोई बिल्डिंग है, कोई मीनार है, कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। और हमसे ये कहा गया है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है इसका जो फुट पॉइंट है, पाद बिंदु जो है, फुट पॉइंट यानी पाद बिंदु यानी नीचे वाला जो इस बिंदु है, ये बिंदु, और इसके फुट पॉइंट से कोई 30 मीटर दूर कोई बिंदु, दूसरा बिंदु है 30 मीटर बिंदु, ये कोई दूसरा बिंदु है बी, इसको हम सी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं। ये जो बिल्डिंग है इसका टॉप है, ये इसका फुट पॉइंट है सी, और ये कोई बिंदु है बी। हमसे कहा जाएगा किसी मीनार खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और मीनार के फुट पॉइंट से यानी इस बिंदु सी से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु, 30 मीटर दूर, यानी ये जो दूरी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 30 मीटर। ये जो बिंदु बी है इसका मीनार के शिखर से, ये मीनार का जो टॉप है, ये टॉप, इस शिखर से जो कोण है वो क्या है, 45 डिग्री है। ये जो कोण है ये है 45 डिग्री, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसको कहते हैं? उन्नयन कोण का मतलब होता है कि दृष्टि रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा से ऊपर है। दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर है। जब भी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, लाइन ऑफ साइट जो है वो हॉरिजेंटल लेवल से ऊपर होती है, तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 45 डिग्री दे रखा है। और हमसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो मीनार है यानी AC जो है इसकी
ऊंचाई ज्ञात करो, AC कितनी है ये ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में देखिए क्या क्या चीज़ दी हुई होती है और हमें क्या करना होता है, ये समझने वाली बात है। इसमें दिया हुआ क्या होता है, देखिए एक तो कोई दूरी दी गई होती है, कोई भी एक दूरी। अब देखिए त्रिभुज बन गया है, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। इसमें देखिए एक तो कोई दूरी दी गई होती है, कोई भी एक भुजा है उसकी माप दी जाती है, ज्ञात भुजा, इसको हम लिख सकते हैं ज्ञात भुजा। ठीक है, और कोई दूसरी भुजा जो होती है उसकी माप पूछी जाती है, यानी अज्ञात भुजा। ठीक है, साथ ही साथ में हमें एक संदर्भ कोण भी दिया जाता है, वो उन्नयन या अवनमन, लाइन ऑफ साइट के हिसाब से उन्नयन का कोण भी हो सकता है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो सकता है, और अवनमन कोण भी हो सकता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, एक संदर्भ कोण दिया जाता है। अब हमें करना क्या होता है, करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो हमें जो ज्ञात भुजा है हमें संदर्भ कोण के हिसाब से चलना होता है। पहली चीज संदर्भ कोण के हिसाब से सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि उस समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, उस समकोण त्रिभुज में लंब कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, मतलब भुजाओं के नाम हमें मालूम होने चाहिए। परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कौन सा है, और आधार कौन सा है, बेस कौन सा है, बेस कौन सा है। यानी सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि संदर्भ कोण के हिसाब से वो जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं का नामांकन करना हमें आना चाहिए। ठीक है, अब नामांकन मालूम चल गया हमें, उसके बाद में हमें ज्ञान होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का, और उसके बाद में हमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का ज्ञान होना चाहिए, हमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना पड़ता है, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चुनना पड़ता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं, तो हमें कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात चुनना है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात चुनेंगे हम, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चुनेंगे जिसमें ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा दोनों हो, ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा दोनों हो। यानी ज्ञात भुजा, यानी ज्ञात भुजा कौन सी है इसमें, BC, यानी BC भुजा हो, और अज्ञात भुजा कौन सी है, वो है AC भुजा। इन दोनों का अनुपात होना चाहिए। ऐसा अनुपात लेना है जिसमें या तो BC बाई AC लिखा हुआ हो या AC बाई BC लिखा हुआ। ठीक है, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात हमें चुनना है। ऑप्शन 2 ही है हमारे पास में, कोई सा भी ऑप्शन हम ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लीजिए हमने AC बाई BC लिया, तो AC क्या है, संदर्भ कोण के हिसाब से भुजा का नाम क्या है, AC क्या है, P यानी परपेंडिकुलर, और BC क्या है, BC क्या है, वो है बेस यानी आधार। अब हमें ये देखना है P बाई B हो गया, P बाई B यानी हमने क्या चुना है, P बाई B चुना। अब ये जो P बाई B है ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका पता करने के लिए हमें फार्मूला कौन सा आना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या लाल बटा काका, एक ही बात है। अब P बाई B की बात हो रही, P बाई B कौन सा है, ये वाला। ये कौन सा होता है, साइन कॉस टेन, ये वाला टेन होता है। यानी ये अनुपात जो आया ये कौन सा है, टेन थीटा, टेन थीटा। और थीटा कितना दे रखा है, संदर्भ कोण कितना दे रखा है, उसके हिसाब से लिख देंगे। इसको लिख दिया इक्वल्स टू टेन, और थीटा की जगह पे संदर्भ कोण जो भी दिया हुआ होता है उसको लिख देते हैं, यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसको लिख दिया हमने टेन 45 डिग्री। ठीक है, P बाई B बराबर टेन 45। अब हम इनके मान रख देंगे, P बाई B
बराबर tan 45, या इसको लिख सकते हैं AC बाई BC बराबर tan 45। बात एक ही है। तो हमने मान लीजिए लिख दिया AC बाई BC बराबर tan 45 डिग्री, ये हमने रख दिया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखनी है, हमें वैल्यू रखनी है, अगली स्टेप में वैल्यू रखनी है। AC कितना दे रखा है, AC हमें कुछ भी नहीं दे रखा, ज्ञात करना है, तो AC की जगह पे हम AC ही लिख देंगे अपॉन BC कितना दे रखा है हमें, मान लीजिए दे रखा है 30 मीटर, तो 30 लिख देंगे इक्वल्स टू tan 45। tan 45 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री क्या है, एक विशिष्ट कोण है। तो हमने विशिष्ट कोणों की जो सारणी अभी हमने बनाई थी उसमें tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या था, हमें सारणी मालूम होनी चाहिए। और जब हम सारणी देखेंगे तो tan 45 डिग्री की अगर हम बात करेंगे, tan 45 डिग्री की, तो tan 45 डिग्री का मान आएगा 1। तो जो भी इसका मान हो वो मान हम रख देंगे यहाँ पर। एक लिखा है तो उसको 1/1 मान लेंगे हम और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास में अगली स्टेप में क्या आ गया, AC इक्वल्स टू 30। हमें AC 30 प्राप्त हो गया। AC क्या थी हमारी, अज्ञात भुजा, यानी लंब, यानी परपेंडिकुलर, यानी ये जो मीनार थी उसकी ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हमें AC बराबर 30 प्राप्त हो गई। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, कुल मिलाकर के बात क्या हुई, इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करना होता है, इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात से मैच करता है। ठीक है, फिर उन दोनों का अनुपात लिख करके वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम लिख देते हैं, फिर उनके मान रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, इसमें हमसे कहा गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है, मीनार जो है वो धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation उन्नयन कोण of the top of the tower is found 60 degree. Find the height of the tower. टावर की हाइट ज्ञात करनी। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसमें सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखिए, चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए हमसे कहा गया कि धरती पर एक मीनार है, तो हमने एक मीनार बना ली। ये कोई मीनार है, धरती पे कोई मीनार खड़ी हुई है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, नहीं खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, वर्टिकल खड़ी है ये। ठीक है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, धरती का कोई बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु ये है। पाद बिंदु मतलब फुट पॉइंट, नीचे वाला जो बिंदु है, सबसे नीचे वाला बिंदु जो है, इस बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ये कोई दूसरा बिंदु है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये है 15 मीटर। ठीक है, अब मीनार का जो टॉप है इसको हम ए लिख देते हैं, इसका जो पाद बिंदु है, फुट पॉइंट जो है, इसको बी लिख देते हैं, और ये जो दूसरा बिंदु धरती पे दे रखा है इसको हम सी लिख देते हैं। ठीक है, तो सी से बी के बीच की दूरी 15 मीटर है, और ए से
बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, पता नहीं है। और हमें ये कहा गया है कि ये जो सी बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये मीनार का जो शिखर है यानी ए जो बिंदु है, इससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये बना रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो दृष्टि रेखा है, जो लाइन ऑफ साइट है, वो क्षैतिज रेखा हॉरिजेंटल लेवल से ऊपर है। ठीक है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? देखिए इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। एक तो भुजा की लंबाई दे रखी है और एक संदर्भ कोण दे रखा है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, संदर्भ कोण और समकोण 90 डिग्री का जो कोण है, इसके हिसाब से ये जो समकोण त्रिभुज बना है, इसकी भुजाओं का नामांकन कर देंगे। कैसे करेंगे? समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो तो हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हो जाएगी, यानी एच हो जाएगी। ठीक है। और संदर्भ कोण 60 डिग्री हमें दिया है। 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो होती है लंब या परपेंडिकुलर, पी। इसको हमने पी लिख दिया। और तीसरी भुजा जो बच जाती है, जिसकी लंबाई भी दी हुई है 15 मीटर, उसको हम बेस या आधार बोलते हैं, उसको हम स्मॉल बी से लिखते हैं। ठीक है। तो हमने नामांकन कर दिया। ठीक है। अब हमें ऐसा अनुपात चुनना है जिसमें ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा दोनों हो, यानी ए बी और सी बी, ये ए बी और बी सी, ये दो भुजाएं इसमें होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसा अनुपात हमें चुनना है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी का मतलब क्या हुआ? ए बी है परपेंडिकुलर लंब और बी सी क्या है? बी सी क्या है? वो है बेस यानी आधार। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ? इसका पता लगाने के लिए हम यहां पर फार्मूला लिख देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। P बाई बी, P बाई बी देखिए ये वाला है, यानी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? tan, tan। P बाई बी tan हो गया, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होगा? tan। तो P बाई बी बराबर हम लिख देंगे tan। अब थीटा, थीटा, थीटा क्या मतलब क्या होता है? कोण होता है। यहाँ पे संदर्भ कोण कौन सा दे रखा है? 60, ये 60 डिग्री। तो tan थीटा की जगह पे लिखेंगे 60 डिग्री, यानी ए बी बाई बी सी या P बाई बी बराबर है tan 60 डिग्री। लिख दिया। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, ए बी बाई बी सी या P बाई बी, इसकी वैल्यू जो हम रखेंगे, तो ए बी क्या है? ए बी की वैल्यू वो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने ए बी की वैल्यू ए बी ही लिख दिया, अपॉन बी सी। बी सी कितना दे रखा है? उसकी वैल्यू दे रखी है 15 मीटर, इसलिए 15 लिख दिया, इक्वल्स टू tan 60, tan 60। तो tan 60 का मान कितना होता है? सारणी में देखें, याद करें, tan 60 का मान सारणी में देखेंगे तो हमें मिलेगा √3। तो √3 हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है। √3 को हम √3/1 भी लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा हमारे पास में? ए बी बराबर 15 × √3। ये जो दूरी है 15 × √3 और कितना है? मीटर के अंदर है, तो इसको मीटर लिख देंगे, मीटर। तो 15 × √3 मीटर, ये क्या है? ए बी है। ए बी क्या थी? इस मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई का आंसर क्या आ जाएगा? 15 × √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं।